हेलो, वेलकम इन डियर कोडिंग। आज हमारा सी लैंग्वेज सीरीज का लेक्चर 3 है। इस लेक्चर में पहले हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, फिर वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को क्रिएट करने के क्या रूल्स होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। पहले 2 लेक्चर्स में हमने सी का इंट्रोडक्शन, सी लैंग्वेज के फीचर्स और वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा था। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं इसका क्विक ओवरव्यू दे देती हूँ। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। ओके, तो वेरिएबल क्या होता है? अ वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन which temporarily stores data that can change while the program is running. वेरिएबल उस मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जिस मेमोरी लोकेशन में जो डेटा स्टोर है वो चेंज हो सकता है जब प्रोग्राम रन हो रहा है तो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने x को 3 असाइन किया तो इस कंप्यूटर मेमोरी में किसी एक मेमोरी लोकेशन पर 3 स्टोर हो गया और उस मेमोरी लोकेशन का नाम हो गया x। फिर आगे जाकर हमने x में 5 असाइन कर दिया तो अब x मेमोरी लोकेशन पर जो पहले 3 स्टोर था अब वो हटकर उसकी जगह 5 स्टोर हो गया। अब न्यू वैल्यू 5 के स्टोर होने से प्रीवियस वैल्यू 3 को क्यों हटना पड़ा? क्योंकि एक बार में एक मेमोरी लोकेशन सिर्फ एक ही वैल्यू को होल्ड कर सकता है, इसीलिए इस मेमोरी लोकेशन का जो नाम है x, इसको कहेंगे वेरिएबल नेम या फिर सिंपली वेरिएबल। नेक्स्ट, कांस्टेंट क्या होता है? अ कांस्टेंट इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन which temporarily stores data that cannot change throughout the execution of the program. कांस्टेंट उस मेमोरी लोकेशन के नाम को कहते हैं जिस मेमोरी लोकेशन में जो डेटा स्टोर्ड है वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज ना हो, वो कांस्टेंट रहे। तो कांस्टेंट्स हम उस केस में क्रिएट करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमने जो वेरिएबल क्रिएट किया है उसका वैल्यू आगे जाकर चेंज नहीं होना चाहिए, वो कांस्टेंट ही रहे। तो हम उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त यहाँ सबसे आगे कॉन्स्ट कीवर्ड लगा देते हैं, इससे यह वेरिएबल एक कांस्टेंट बन जाता है। यहाँ पर जब प्रोग्राम रन हो रहा होगा उस दौरान x का वैल्यू हमेशा 18 रहेगा। आगे जाकर अगर x की वैल्यू चेंज करने की कोशिश की जाती है, उसमें कुछ और असाइन करने का ट्राई किया जाता है तो वह नहीं हो पाएगा, उससे एरर आएगा। तो अब हम ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। हर एक वेरिएबल का एक डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप से पता चलता है कि एक वेरिएबल किस तरह की वैल्यूज स्टोर कर सकता है, किस तरह का डेटा हम एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर एक वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर है तो उसमें हम इंटीजर वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, जैसे 0, 2, -2, -4। अगर एक वेरिएबल फ्लोटिंग टाइप का है यानी कि उसका डेटा टाइप फ्लोट है तो उसमें हम सिर्फ रियल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, जैसे 1.5, 2.3, -1.4 एक्सेट्रा। ऐसे ही अगर कोई वेरिएबल कैर टाइप का है तो उसमें सिर्फ कैरेक्टर वैल्यूज ही स्टोर हो सकते हैं। तो वेरिएबल का जो डेटा टाइप होता है उस वेरिएबल में हम उसी टाइप का डेटा यानी उसी टाइप की वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। और हर एक वेरिएबल का कोई ना कोई डेटा टाइप होता ही होता है। इससे जो कंपाइलर है वह ये समझ जाता है कि हाँ, ये जो वेरिएबल है वह इंटीजर टाइप का है। ऐसे ही फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप के लिए हम फ्लोट कीवर्ड यूज करते हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए कैर कीवर्ड यूज होता है, डबल डेटा टाइप के लिए डबल कीवर्ड यूज होता है। और ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ये सारे स्मॉल लेटर्स में है, इसका ध्यान रखना है। अब हर एक डेटा टाइप का एक साइज होता है, मतलब कंप्यूटर में हर एक डेटा टाइप कुछ जगह लेता है, कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। जैसे फ्लोट डेटा टाइप मेमोरी में 4 बाइट्स जगह लेता है, मतलब कंप्यूटर में फ्लोट डेटा टाइप 4 बाइट्स मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, तो फ्लोट डेटा टाइप का साइज हो गया 4 बाइट्स। ऐसे ही कैर डेटा टाइप कंप्यूटर में 1 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, तो यह डेटा टाइप 1 बाइट साइज का हो गया। इंट डेटा टाइप यूजुअली 4 बाइट्स का होता है, पर किसी किसी कंपाइलर में यह सिर्फ 2 बाइट्स का होता है। तो इंट डेटा टाइप कंप्यूटर में कितना मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा कंपाइलर यूज कर रहे हैं। ये डिफरेंट कंपाइलर में अलग अलग होता है, पर कोई सा भी कंपाइलर हो उसमें इंट डेटा टाइप का साइज कम से कम 2 बाइट्स तो होगा ही।
और ज्यादातर कंपाइलर्स में इसका साइज 4 बाइट्स होता है। ऐसे ही डबल डेटा टाइप 8 बाइट का होता है। फ्लोट डेटा टाइप के वेरिएबल में और डबल डेटा टाइप के वेरिएबल में दोनों में ही रियल वैल्यूज ही स्टोर होते हैं, पर क्योंकि डबल डेटा टाइप का साइज फ्लोट डेटा टाइप के साइज से बड़ा है, डबल डेटा टाइप 8 बाइट्स का है जबकि फ्लोट डेटा टाइप इसका आधा 4 बाइट्स का है, तो जो डबल डेटा टाइप का वेरिएबल होता है उसमें हम बहुत ज्यादा बड़ी रियल वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं। रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल नेम्स। वेरिएबल नेम्स क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं, अब हम ये देखेंगे। तो देखिए, जब भी हमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है तो सबसे पहले हम उस वेरिएबल का डेटा टाइप लिखते हैं कि वो वेरिएबल किस तरह का डेटा स्टोर करने वाला है। फिर हम उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं और उसके बाद हम सेमीकोलन लगाते हैं जो कि इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देता है। जैसे यहाँ पर हमने एज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। एज इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो इसका डेटा टाइप क्या है, इंट। अब किसी का एज यानी वह कितने वर्ष का है, उसकी उम्र कितनी है, कोई 10 साल का हो सकता है, 50 साल का हो सकता है, 20 साल का हो सकता है, तो ये इंटीजर्स है, इसलिए एज का डेटा टाइप हो गया इंट। अब यहाँ पर हमने एज को अभी कोई वैल्यू असाइन नहीं किया, वो हम हो सकता है नेक्स्ट लाइन में करें, पर यहाँ पर हमने क्या किया है, एज को डिक्लेयर करते वक्त ही हमने इसमें वैल्यू असाइन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं। पहले उसका डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम, उसके बाद हम चाहे तो यहाँ पर ही सेमीकोलन लगाकर इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो इक्वल जैसा साइन दिख रहा है इसको हम बोलेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इस वेरिएबल का नाम कैसे लिखना है, कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं यह देखते हैं। जैसे फर्स्ट रूल क्या है, अ वेरिएबल नेम कैन हैव अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। जो वेरिएबल का नाम है उसमें या तो अल्फाबेट होना चाहिए जैसे A to Z या स्मॉल a to Z, या फिर डिजिट्स हो सकता है, या फिर यह अंडरस्कोर सिंबल आ सकता है। इनके अलावा एक वेरिएबल के नाम में कोई और कैरेक्टर नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर एज वेरिएबल क्रिएट किया है तो इस एज वेरिएबल के नाम में सारे स्मॉल लेटर्स हैं, तो ये सही है। स्मॉल लेटर्स आ सकते हैं, कैपिटल लेटर्स भी आ सकते हैं, और 0 से 9 डिजिट आ सकता है, और अंडरस्कोर सिंबल आ सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा वेरिएबल के नाम में। जैसे अगर मैं ये वाला वेरिएबल का नाम देखूं, यहाँ पर नम है, ये तो ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एस्ट्रिक का सिंबल है, फिर उसके बाद BER, ये सारा स्मॉल लेटर्स में है, तो ये जो एस्ट्रिक का सिंबल है यह नहीं आ सकता एक वेरिएबल के नाम में, इसलिए यह इनकरेक्ट है। ऐसे वेरिएबल का नाम हम नहीं रख सकते। एक वेरिएबल के नाम में सिर्फ अल्फाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर, इन्हीं में से कोई कैरेक्टर आ सकता है, इसके अलावा और कोई कैरेक्टर नहीं आ सकता। नेक्स्ट रूल है, अ वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद द अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली, इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। एक वेरिएबल का नाम सिर्फ अल्फाबेट और अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया है सेकंड, ये S से स्टार्ट हो रहा है, ये स्मॉल लेटर है, इससे स्टार्ट हो सकता है, इसलिए यह सही है। फिर हमने एक अंडरस्कोर सेकंड वेरिएबल क्रिएट किया है, यह वेरिएबल अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, तो अंडरस्कोर सिंबल से भी एक वेरिएबल का नाम शुरू हो सकता है, यह भी सही है। नेक्स्ट हमने एक और वेरिएबल क्रिएट किया है, यह वेरिएबल 2 से स्टार्ट हो रहा है, और किसी भी वेरिएबल का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, इसलिए यह गलत है। As a variable name cannot start with a digit। तो पहला रूल क्या था कि एक वेरिएबल नेम में सिर्फ अल्फाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर हो सकता है, और उसमें भी वो वेरिएबल नेम स्टार्ट सिर्फ अल्फाबेट और अंडरस्कोर से हो सकता है, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। थर्ड रूल, नो व्हाइट स्पेस इज अलाउड विद इन द वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम में कोई व्हाइट स्पेस नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया है टोटल एरिया, टोटल एरिया के बीच में यहाँ पर ये व्हाइट स्पेस आ रहा है, यह नहीं आना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि देयर इज व्हाइट स्पेस बिटवीन टोटल एंड एरिया। टोटल और एरिया के बीच में व्हाइट स्पेस है, इसलिए इस वेरिएबल का नाम गलत है।
सही नाम कैसे लिख सकते हैं हम? टोटल, उसके बाद हम ये जो एरिया का ए है ये कैपिटल कर सकते हैं। अब ये हो गया टोटल एरिया। तो अब इस वेरिएबल नेम में कोई व्हाइट स्पेस नहीं है, इसलिए यह सही है। नेक्स्ट, अ वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व्ड वर्ड और कीवर्ड। अब वेरिएबल का नाम कोई कीवर्ड नहीं हो सकता। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड्स स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिसका मीनिंग सी कंपाइलर को पहले से ही पता होता है। कीवर्ड्स आर द वर्ड्स whose meaning has already been explained to the C compiler। तो अगर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम एक कीवर्ड है, ये क्या है? ब्रेक। ब्रेक एक कीवर्ड है। मैंने आपको बताया था कि देयर आर टोटल 32 कीवर्ड्स इन C। टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं, उन्हीं में से एक ब्रेक है। तो एक वेरिएबल का नाम कीवर्ड नहीं रख सकते, यह इनकरेक्ट है क्योंकि ब्रेक एक कीवर्ड है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम ब्रेक को एक नया मीनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कीवर्ड्स का मीनिंग तो ऑलरेडी कंपाइलर को एक्सप्लेन किया जा चुका है। तो हम दोबारा से यहाँ पर ब्रेक को डिक्लेयर क्यों कर रहे हैं? तो प्रोग्राम में एरर आएगा। ऐसे ही केस, केस भी एक कीवर्ड है, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, एज केस इज अ कीवर्ड। तो हम याद रखेंगे कि वेरिएबल का नाम एक कीवर्ड नहीं हो सकता। तो बस यही 4 रूल याद रखने हैं वेरिएबल का नाम क्रिएट करते वक्त। पहला, एक वेरिएबल के नाम में सिर्फ अल्फाबेट, डिजिट्स या अंडरस्कोर आ सकता है, इसके अलावा कोई कैरेक्टर नहीं आ सकता। दूसरा रूल, एक वेरिएबल का नाम सिर्फ अल्फाबेट और अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। तीसरा रूल, एक वेरिएबल के नाम में व्हाइट स्पेस नहीं आ सकता। चौथा रूल, एक वेरिएबल का नाम एक कीवर्ड नहीं हो सकता। अब रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर कॉन्स्टेंट्स। अब कोई इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया तो उसमें जो वैल्यू स्टोर करेंगे उसे हम इंटीजर कांस्टेंट बोलेंगे। तो इंटीजर कांस्टेंट्स को क्रिएट करने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं जो आपको ध्यान रखना है। इन इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट। एक इंटीजर कांस्टेंट में कम से कम 1 डिजिट होना चाहिए। इंटीजर कांस्टेंट्स मतलब ये इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, जैसे 1, 2, -1, -2, 0। तो इस तरह से इन इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट। एक इंटीजर कांस्टेंट में कम से कम 1 डिजिट होना चाहिए। इट मस्ट नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट। कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। इट कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। इंटीजर कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इफ नो साइन प्रीसीड्स इन इंटीजर कांस्टेंट, इट इज एज्यूम्ड टू बी पॉजिटिव। और अगर इंटीजर कांस्टेंट के आगे कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है तो हम बोलेंगे कि वो एक पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट है। नेक्स्ट, नो कोमास और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन इंटीजर कांस्टेंट। एक इंटीजर कांस्टेंट में कोई भी कोमा या ब्लैंक नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक इंटीजर कांस्टेंट है और इसमें 50,000 स्टोर किया है, तो ये जो 50,000 है यहाँ हमने लास्ट से 3 डिजिट्स के बाद कोमा लगाया है और इससे प्रोग्राम में एरर आएगा क्योंकि यह इंटीजर कांस्टेंट हमने इनकरेक्ट लिखा है। सही कैसे लिखेंगे? यहाँ से कोमा हटा देंगे। अब यह इंटीजर कांस्टेंट हमने सही लिखा है। नेक्स्ट है रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग रियल कांस्टेंट्स। रियल कांस्टेंट्स किस टाइप के वेरिएबल में स्टोर हो सकता है? फ्लोट या फिर डबल टाइप के वेरिएबल में रियल कांस्टेंट स्टोर हो सकता है। रियल कांस्टेंट्स यानी रियल नंबर्स। अ रियल कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट। कम से कम 1 डिजिट तो होना ही चाहिए रियल कांस्टेंट में। इट मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट। एक डेसिमल पॉइंट भी होना ही चाहिए। इट कुड बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। एक रियल कांस्टेंट भी या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव। अगर कोई साइन नहीं लगा हुआ है एक रियल कांस्टेंट के आगे मतलब वह पॉजिटिव है। नो कोमास और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन अ रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट में भी कोई कोमा या ब्लैंक नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर एक बी वेरिएबल क्रिएट किया है, यह फ्लोट टाइप का है और इसमें यह एक रियल नंबर स्टोर किया है जिसे हम रियल कांस्टेंट बोलते हैं सी की भाषा में। तो इस रियल कांस्टेंट में कोमा आ रहा है, डेसिमल आ रहा है। डेसिमल तो आना ही चाहिए रियल कांस्टेंट में, पर कोमा या ब्लैंक नहीं आ सकता, इसलिए यह इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या होगा? उसमें हम कोमा हटा देंगे। तो यह एक सही रियल कांस्टेंट लिखा है।
अब ये जो रियल कांस्टेंट है इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो यही है जो नॉर्मल फॉर्म में ऐसे जो हमने लिखा है यही, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म, और दूसरी तरह से हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। The real constant is represented in two parts. The part appearing before E is called mantissa, whereas the part following E is called exponent. For example, if we have to write minus 0.000342, which is equal to minus 3.42 multiply 10 raised to the power minus 4, then here mantissa is minus 3.42 and minus 4 will be exponent. Format will be like plus or minus mantissa E exponent. Minus 3.42 E minus 4. This is equivalent to minus 3.4 multiply 10 raised to the power minus 4. ये जो माइनस 0.000342 है ये अभी फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो इस फ्रैक्शनल फॉर्म को मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। वो मैं कैसे लिख सकती हूँ? माइनस 0.000342 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, माइनस 3.42 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर माइनस 4। ये मैंने 10 की पावर की फॉर्म में लिखा है। 10 की पावर की फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे? ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको मैंने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के जस्ट बाद लगाया, यहाँ -3 के बाद। तो इस डेसिमल पॉइंट को राइट साइड में मूव करना पड़ा। कितने डिजिट तक ये मूव किया? 1 2 3 4 डिजिट्स तक। अगर लेफ्ट में डेसिमल पॉइंट मूव करता तो हम 10 की पावर में माइनस नहीं लगाते। तो ये हमने ये जो नंबर है फ्रैक्शनल फॉर्म में इसको हमने 10 की पावर की फॉर्म में लिख लिया। अब हम इससे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखा? यहाँ जो माइनस 3.42 है इसको ऐसे ही रहने दिया, मल्टीप्लाई और 10 को हटा दिया, इसकी जगह क्या लिखा? ई, स्मॉल ई या फिर कैपिटल ई भी लिख सकते हैं। उसके बाद 10 की पावर में जो था -4 उसको ई के बाद लिख दिया, तो माइनस 3.42 ई माइनस 4 ये माइनस 0.000342 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो किसी भी नंबर को जब हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा तो क्या करेंगे? सबसे पहले उस फ्रैक्शनल फॉर्म वाले नंबर को 10 की पावर की फॉर्म वाले नंबर में कन्वर्ट किया। उसके बाद हम यहाँ पर मल्टीप्लाई और 10 की जगह ई लिख देंगे, स्मॉल ई या फिर कैपिटल ई, और जो नंबर 10 की पावर में है -4 वो ई के बाद लिख देंगे। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। तो अब यहाँ पर जो ई से पहले जो नंबर लिखा है -3.42 इसको हम बोलते हैं मैंटिसा, और ई के बाद जो नंबर लिखा है -4 इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हुए नंबर का फॉर्मेट कैसा होगा? कुछ ऐसा। सबसे पहले क्या होगा? प्लस या माइनस आ सकता है। अगर नंबर नेगेटिव है तो माइनस आएगा, पॉजिटिव है तो कुछ नहीं आएगा, प्लस मर्जी होती है लगाओ या नहीं लगाओ। फिर आएगा मैंटिसा, उसके बाद आएगा ई, उसके बाद आएगा एक्सपोनेंट। और अगर इफ नो साइन प्रीसीड्स मैंटिसा इट इज अज्यूम्ड टू बी पॉजिटिव, मतलब मैंटिसा के आगे अगर कोई साइन नहीं लगा हुआ है तो हम मान लेंगे कि जो मैंटिसा है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। रियल कांस्टेंट को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो हम सिंपली इसे ऐसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम जनरली तब लिखते हैं जब नंबर या तो बहुत ज्यादा छोटा है या फिर नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है। बाकी उस नंबर को कैसे भी लिखा, फ्रैक्शनल फॉर्म में या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, उस नंबर का वैल्यू तो सेम ही रहेगा। है तो वो दोनों सेम ही नंबर, बस दो डिफरेंट स्टाइल है लिखने के। नेक्स्ट, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर कांस्टेंट्स। सबसे पहले हमने वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करने हैं उसके रूल्स पढ़े, फिर इंटीजर कांस्टेंट्स कैसे क्रिएट करने हैं उसके रूल्स पढ़े, उसके बाद रियल कांस्टेंट्स को क्रिएट करने के रूल्स पढ़े। अब कैरेक्टर कांस्टेंट्स को क्रिएट करने के लिए क्या रूल्स है ये जानेंगे। अ कैरेक्टर कांस्टेंट इज अ सिंगल अल्फाबेट, अ सिंगल डिजिट
or a single special symbol enclosed within single inverted commas. For example, small a enclosed within single inverted commas, capital A in single inverted commas, 3 in single inverted commas, % symbol in 3 inverted commas, etc. तो कोई भी एक सिंगल अल्फाबेट हो या फिर कोई भी सिंगल डिजिट हो या फिर कोई भी सिंगल स्पेशल सिंबल हो, उसको जब हम सिंगल इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखते हैं तो उसको हम कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं। ध्यान ये रखना है कि सिंगल इन्वर्टेड कोमास के अंदर एक सिंगल कैरेक्टर ही होना चाहिए, एक से ज्यादा कैरेक्टर नहीं चलेगा। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ कैरेक्टर कांस्टेंट कैन बी 1 कैरेक्टर। वही लिखा है कि जो कैरेक्टर कांस्टेंट है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा एक कैरेक्टर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक stru वेरिएबल क्रिएट किया है, यह कैर टाइप का है और इसमें ये स्मॉल y कैरेक्टर कांस्टेंट स्टोर्ड है। ऐसे ही यहाँ पर एक और कैरेक्टर वेरिएबल क्रिएट किया है डॉलर कैरेक्टर वेरिएबल में डॉलर कैरेक्टर कांस्टेंट असाइन किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में हम इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि कॉलेज सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, गेट एग्जाम के लिए, जॉब इंटरव्यूज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं लेक्चर 4 में एक नई एनर्जी के साथ उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने के लिए। साथ ही मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि कम्युनिटी पोस्ट में मैं इन लेक्चर्स से रिलेटेड डेली MCQs पोस्ट करती हूँ, सो डोंट फॉरगेट टू आंसर देम। और हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी है डियर कोडिंग, वहां पर मैं एक्सक्लूसिवली वेबडेव चैलेंजेस पोस्ट करती हूँ, तो आप उससे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक्स अगेन, कीप लर्निंग, बाय, टेक केयर।